हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान पॉलिटी से संबंधित एक मैराथन क्लास डिस्कस करने वाले हैं। इस मैराथन क्लास के अंतर्गत हम दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की जो आपकी बुक है उसमें पॉलिटी के अंतर्गत आपके जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए सवाल रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। और ये आपकी मैराथन क्लास रहेगी, तो इसमें हम लगभग सभी टॉपिक्स जो है उनसे आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम कवर करेंगे। हालांकि ये बुक आप सभी लोगों के पास अवेलेबल होगी, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए शुरू से लेकर एंड तक, आपका एकदम क्विक रिवीजन हो जाएगा दोस्तों बहुत कम टाइम के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वैसे भी आपके एग्ज़ाम में कम टाइम बचा हुआ है। पटवार के एग्ज़ाम में लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। 4th ग्रेड के एग्ज़ाम में लगभग 1.5 महीने आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका एकदम क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए दोस्तों, राज्यपाल से हम शुरू करने वाले हैं, पूरी पॉलिटी को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये किस अनुच्छेद में आपका दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 153 में आपका दिया गया है। यहाँ पर हम क्विक रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप ये मत देखिए आंसर लगा हुआ है आंसर नहीं लगा हुआ है। आप ये देखिए आपको याद है या नहीं है। अगर याद नहीं है तो उस चीज़ को आप याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप सही कर सको। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में दिया गया है। और ये व्यवस्था आपकी किससे की गई थी दोस्तों? तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के तहत, उसकी धारा 6 द्वारा की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। और ये व्यवस्था आपके 7वें संविधान संशोधन से की गई थी 1956 वाले से। और धारा 6 भी आप याद रख लेना, धारा 6 भी आपकी पूछी जा सकती है। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत बनाया जा सकता है। और कौन सी धारा हो जाएगी? धारा 6 हो जाएगी। आगे देखिए, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा आपका दोस्तों? राज्यपाल हो जाएगा। तो राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। 154(1) में दिया गया है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है ये राज्यपाल में निहित होती है। तो ये आपका किस में दिया गया है? 154(1) में दिया गया है। और ये इसका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 154 हो जाएगा। ये पिछली बार आपके पटवार के एग्जाम में आया था। इसके अलावा 3rd ग्रेड 2023 में भी पूछा गया है। तो याद रखना है 154 में आपका दिया गया है। राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियाँ है दोस्तों वो किस में दी गई है आपकी? अनुच्छेद 154 में दी गई है। यानी कार्यपालक शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल में निहित है। ये आपका 154 में हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये आप याद रखना, अनुच्छेद 155 में आपकी राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो राज्यपाल की पदावधि या पदावधि को कार्यकाल बोला जाता है। तो राज्यपाल की पदावधि किस में दी गई है दोस्तों? तो ये आपकी अनुच्छेद 156 में दी गई है। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 156(2) हो जाएगा। ठीक है, 156 के भी आपके सब क्लोज हो जाएंगे। जैसे कि 156(1) है, इसमें दिया गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। फिर 156(2) है, उसमें दिया गया है राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है। यानी कि पहले में तो दिया गया है प्रसाद पर्यंत, दूसरे में दिया गया है पद त्याग का 156(2) में, और 156(3) में दिया गया है राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेगा। तो 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, ये आपका 156(3) में दिया गया है। हालांकि सब क्लोज आपके कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी याद रखना है ये आपके पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। तो 156 के आपके 3 सब क्लोज है, 1, 2 और आपके 3। पहले में आपका प्रसाद पर्यंत वाला हो जाएगा, दूसरे में पद त्याग वाला हो जाएगा, तीसरे में आपकी 5 वर्ष की कंडीशन हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों?
155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ आपकी 156 में दी गई है, तो ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपका कार्यकाल दिया गया है, यानी पदावधि दी गई है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें आपकी 158 में है, और राज्यपाल की शपथ जो है दोस्तों ये आपकी 159 में है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति की शपथ किस में है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति की शपथ आपकी 69 में है। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्रपति की शपथ जो है ये आपकी 60 में है, और राज्यपाल की किस में हो जाएगी? 159 में हो जाएगी। तो इन तीनों को एक साथ याद रखना, ये राष्ट्रपति की है, ये उपराष्ट्रपति की शपथ है, और ये आपकी किसकी शपथ है? राज्यपाल की शपथ है, क्योंकि शपथ कभी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं ये किस अनुच्छेद में हो जाएगी? तो दोस्तों आपकी पदावधि के बाद आपकी क्या आ जाएगी? योग्यताएं आ जाएगी, यानी कि 157 में आपकी योग्यताएं दी गई है, ठीक है। जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? आपकी अर्हताओं या योग्यताओं के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो ये कितनी हो जाएगी? आपकी 35 वर्ष हो जाएगी। आगे देखिए, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, वह भारत का नागरिक है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? शर्तें पूछी गई है दोस्तों, ठीक है। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या बोला गया है? शर्तें पूछी गई हैं यहाँ पर। देखो हमने ऊपर देखा था, ये क्या थी दोस्तों आपकी? ये शर्तें नहीं थी, ये योग्यताएं थी। योग्यताएं कौन कौन सी हो जाएगी? भारत का नागरिक हो और आपकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये क्या है? योग्यता है, ये शर्तें नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को हटा दीजिए। जैसे कि वो भारत का नागरिक है, ये शर्तें है, और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये शर्तें आपकी, ठीक है। तो दो ही चीज़ें यहाँ पर बच रही है आपकी, ये दोनों आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? सॉरी, वह भारत का नागरिक ये योग्यता है, और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये आपकी योग्यता है। ये दोनों योग्यताएं हैं, ठीक है, 157 के तहत। और वो संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये शर्त हो जाएगी। और वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये आपकी शर्त हो जाएगी। तो 2 और 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भारत का नागरिक है और वो 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है, ये दोनों योग्यताएं हैं। तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस में दी गई है? अनुच्छेद 158 में दी गई है, और अनुच्छेद 159 में आपकी क्या हो जाएगी? शपथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना, ये आपकी शर्तें दी गई है। जैसे कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा, उसकी इनकम इतनी होगी, 3.5 लाख यहाँ पर दी गई है। इस तरीके से जैसे लाभ का पद यहाँ पर धारण नहीं करेगा, निःशुल्क निवास उसे मिलेगा 158(3) में। तो ये कुछ शर्तें हैं। आगे देखिए, राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते भारित होते हैं। तो राज्यपाल की उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वो भारित होते हैं। तो ये किस पर भारित होते हैं दोस्तों? भारत की संचित निधि पर, भारत पे आकस्मिक निधि पर, या भारत की आकस्मिक निधि यहाँ पर 2 बार दिया गया है। तो ये किस पर भारित होते हैं? ये संचित निधि पर आपके किस पर भारित हो जाएंगे दोस्तों? तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित हो जाएंगे। किस पर भारित होंगे? राज्य की संचित निधि पर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उपलब्धियां और भत्ते जो हैं ये किस पर आपके भारित होंगे? तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो राज्यपाल की शपथ का प्रारूप आपका 159 में हो जाएगा, जो कि हम देख चुके हैं। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष इसको शपथ लेनी पड़ेगी। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूटों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही कूट का आपको चयन करना है दोस्तों। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो ये बात बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसकी शपथ का प्रारूप आपका अलग से हो जाएगा। किसमें दिया गया है? 159 में दिया गया है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, ये बात भी आपकी सही है। और शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो ये बात भी सही है। यानी ACD यहाँ पर सही है, और ऐसा सवाल आपका बन सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। संविधान की 3री अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, आपके दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप उल्लेखित है। और इनकी अलग है, जो कि मैंने आपको बता दी। राष्ट्रपति की 60 में दी गई है, अलग से शपथ है। आपकी दोस्तों 69 में उपराष्ट्रपति की दी गई है, और 160 में आपको याद रखिएगा, ये 159 में आप याद रखिएगा किसकी दी गई है दोस्तों? तो ये राज्यपाल की दी गई है,
ठीक है, तो ये तीनों शपथ आपको याद होनी चाहिए, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और ये आपकी राज्यपाल की। आगे देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा दोस्तों? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा अगर वो अनुपस्थित रहेगा तो, ठीक है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में। आगे देखिए, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि राज्यपाल को नहीं है दोस्तों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है दोस्तों, दंड क्षमा करने की इसमें शक्ति होती है, ठीक है, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। ये राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंब, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होती है। तो ये किस में दिया गया? आपका क्षमा करने की शक्ति जो है ये 161 में दी गई है, अनुच्छेद 161 भी आप याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, तो इसको अलग से याद रखना आप दोस्तों। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है, और अनुच्छेद 161 में क्षमा का प्रावधान हो जाएगा। और यही चीज़ अगर आपके राष्ट्रपति के लिए पूछी जाए तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान है। आगे देखिए, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा, तो ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। अनुच्छेद 162 जो है दोस्तों, इसमें कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दिया गया है, तो कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार आपका अनुच्छेद 162 में दिया गया है। और अनुच्छेद 163 में आपके राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो 163 में आपका किया गया है। 163 एक राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो 163 एक में तो क्या दिया गया है भैया? एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 163 2 में दिया गया है राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा, तो अपने विवेक के अनुसार किया गया जो निश्चय होगा वह अंतिम होगा, ये आपका 163 2 में दिया गया है, यानी विवेक वाली चीज़ आपकी 163 2 में मिल जाएगी आपको। क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी है? यदि दी है तो इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, तो ये 163 3 में दिया गया है, यानी कि न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जाएगी, ये आपकी 163 3 में है। तो सिंपल सा है, याद रख सकते हो। पहले में दोस्तों आपका दिया गया मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। दूसरे में दिया गया अगर दोस्तों आपके राज्यपाल ने विवेकानुसार अगर कोई निर्णय किया है तो वो उसका निर्णय जो है वो अंतिम होगा। और 163 3 में दिया गया है अगर कोई सलाह दी गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा तो उसकी जांच नहीं की जाएगी, ये आपकी किस में दिया गया है? 163 3 में दिया गया है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है। और महाधिवक्ता का उल्लेख जो है संविधान में अनुच्छेद 165 में आपको मिलेगा। किस में मिलेगा? अनुच्छेद 165 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो महाधिवक्ता किस में मिलेगा? 165 में। इसकी डिटेल है ये आप देख लेना। अभी हमारा पर्पज ये है दोस्तों, मैक्सिमम सवाल कर लें ताकि आपका अगर कोई सवाल यहाँ से आए तो आपका गलत ना हो। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। किसके तहत? अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। तो ये 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 171 भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 171 के अंतर्गत। और कौन कौन से रहेंगे? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष ज्ञान वाले व्यवहारिक व्यक्ति आपके रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यही बात अगर राष्ट्रपति की पूछी जाए तो वो अनुच्छेद आपका किस में दिया गया है दोस्तों? देखो यहाँ पर तो 171 में क्या दिया गया है आपका? ये दिया गया है 1/6 सदस्यों का। और वहाँ पर आपका जो 71 अनुच्छेद है उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया है राष्ट्रपति का। तो अनुच्छेद 71 भी आप याद रखिएगा। उसमें आपका अगर कोई विवाद हो जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो उसका जो अंतिम निर्णय है वो कौन करेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये किस में दिया गया है आपका? अनुच्छेद 71 में दिया गया है, राष्ट्रपति से संबंधित। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद आपका हो जाएगा? तो अनुच्छेद 172 जो है दोस्तों ये आपकी विधायिका के कार्यकाल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो विधायिका के कार्यकाल से संबंधित आपका अनुच्छेद 172 हो जाएगा। प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले से ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक वो बनी रहेगी। इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 172 में मिलेगा। आगे देखिए, राज्यसभा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे होता है? तो विघटित करने का अधिकार किसे होता है? राज्यपाल को होता है। लेकिन स्थगन का अधिकार किसे होता है? वो आपके अध्यक्ष को होता है। तो अनुच्छेद आपका 174 जो है दोस्तों, इसमें राज्य के विधानमंडल
17 अवसान और विघटन के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर दोनों अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, 174(1) और 174(2), ये दोनों आपको याद होने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो आपकी 174(1) में हो गई, यानी कि पहले में आपका तो 17 आहूत वाली बात हो गई। कैसी बात होगी? 17 आहूत वाली बात होगी दोस्तों, ठीक है। दूसरे में आपके राज्यपाल समय समय पर सदन का 17 अवसान करेगा और विघटन करेगा। तो 17 अवसान वाली बात किस में हो जाएगी आपकी? ये आपकी दोस्तों 174(2) में हो जाएगी, 17 अवसान और विघटन वाली बात। तो ये आपको याद होनी चाहिए। 17 आहूत की बात की जाए तो ये तो आपकी 174(1) में हो जाएगी और 174(2) में आपका 17 अवसान और विघटन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है दोस्तों, ये आपका 176 से संबंधित है, ठीक है। विशेष अभिभाषण आपका 176 में दिया जाता है, लेकिन अगर बात 175 की जाए तो 175 में आपका मैसेज भेजने का अधिकार है। जैसे कि संदेश भेजने का अधिकार जो है ये किसके पास है? आपका राज्यपाल के पास है, ठीक है। अगर अभिभाषण पूछा जाए और संदेश भेजने का पूछा जाए तब तो 175 आंसर करना है, लेकिन विशेष अभिभाषण दिया जाए तो विशेष अभिभाषण दिया जाएगा तो 176 आंसर करना है, ठीक है। 176 कब करोगे? जब विशेष अभिभाषण पूछा जाए, और नॉर्मल अभिभाषण और संदेश भेजने का पूछा जाए तब 175 आपको आंसर करना है। ये दोनों आपके अनुच्छेद है, 175 और 176। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष अभिभाषण का पूछा गया है तो राइट आंसर क्या कर दोगे? 176 आप कर दोगे। आगे देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों, महाधिवक्ता भी विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह अनुच्छेद 177 में आपका दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 177 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार है अनुच्छेद 177 में। तो भाग तो ले सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये वोट नहीं कर सकता, वोट का हकदार नहीं होगा। यानी ये भाग ले सकता है, बोल सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये वोट देने का हकदार नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। तो ये बात तो सही है, राज्यपाल क्या करता है? विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो ये अनुच्छेद 200 में दिया गया है। ये आपकी वीडियो 2021 में पूछा गया था। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को संसद को लौटा दे, यह अनुच्छेद 201 में आपका दिया गया है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है आपकी दोस्तों। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति दी गई है, ठीक है, यानी वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। और अनुच्छेद 201 में दोस्तों राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 200 में तो क्या हो जाएगा? विधेयकों पर अनुमति हो जाएगी, और अनुच्छेद 201 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित हो जाएगा। इसको एक बार समझ लीजिए आप। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है कोई विधेयक, तब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति दे या अनुमति रोक ले, या फिर उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख ले। तो ये आपका किस में हो जाएगा? विधेयकों पर अनुमति 200 में हो जाएगा, और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित ये 201 में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद 200 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय करेगा? तो ये अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति निर्णय करेगा फिर उस विधेयक पर जो आरक्षित रखा गया है। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा दोस्तों? तो फिर विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो अगर ऐसा कोई विधेयक आता है जो कि संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचा सकता है, तो फिर राज्यपाल क्या करेगा? उस पर अनुमति नहीं देगा, अनुमति को रोक लेगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब आगे देखिए दोस्तों, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो ये संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। उसे इस संबंध में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अवसर उपस्थित होने पर राज्यपाल वस्तुतः संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह आपके सेट के एग्जाम में पूछा गया था, रिपीट हो सकता है, याद रखना है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो दोस्तों अध्यादेश का वर्णन किसमें किया गया है? आपका 213 में किया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है यह आपका किस में हो जाएगा? 213 में हो जाएगा। विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये आपका 213 में हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, तो फिर राज्य विधानमंडल से आवश्यक है। क्या राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर विधानमंडल सत्र में है तो फिर आपका अध्यादेश जो है ये जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोनों सत्र जो है अगर आपके दोस्तों दोनों सत्र जो है विधानमंडल के अगर वो उपस्थित है तो फिर आप जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। अगर एक सत्र चल रहा है तो भी आप जारी कर सकते हो। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? अभी तो आपका ये जो प्रावधान है समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन से, जो कि 2019-20 में आपका हुआ था। तो 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उससे ये समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसका उल्लेख किसमें मिलेगा? अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर विधानसभा की बात की जा रही है, तो विधानसभा का उल्लेख आपको 333 में मिलता है। ठीक है, और यही बात अगर आपकी लोकसभा के हिसाब से पूछी जाए तो 331 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, 331 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 333। ये लोकसभा में हो जाएगा एंग्लो इंडियन, ये आपका दोस्तों किस में हो जाएगा? विधानसभा में एंग्लो इंडियन हो जाएगा। अभी ये प्रावधान आपका समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है, यहाँ पर आपके एक सदस्य को नामित करना था और यहाँ पर आपके 2 सदस्य नामित होते थे एंग्लो इंडियन में। आगे देखिए, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों इस पर चर्चा कब हो सकती है? तो सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 5वां भाग पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो ये सवाल आपका बन सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आपके 1/5 भाग, यानी यहाँ पर दिया गया दोस्तों 5वां भाग पक्ष में होने पर। तो 5वां भाग पक्ष में होने पर यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। 40 सदस्य जो है दोस्तों उनके पक्ष में होने पर ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो ये आप याद रखिएगा, 40 सदस्यों के पक्ष में होने पर ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, यानी कि आपका हो जाएगा 5वां भाग। देखो टोटल 200 है तो 5वां भाग आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। बेसिक सा सवाल है आपका, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो नियुक्त तो राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे लेकिन हटाएगा राज्यपाल नहीं। तो ऐसे कौन से अधिकारी है? देखिए 3 बार आ चुका है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसके अलावा आपका कौन हो जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो इनको दोस्तों नियुक्त तो कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। तो ये आप याद रखना, हटाने की बात की जा रही है, त्यागपत्र की बात नहीं की जा रही है। त्यागपत्र तो राज्यपाल को ही देंगे, हटाने की बात की जा रही है। तो हटाएगा कौन दोस्तों? राष्ट्रपति हटाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त को और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। तो ये आप याद रखना, आरपीएससी का पूछा जाए चाहे निर्वाचन आयुक्त का पूछा जाए, इन दोनों को हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। यहाँ पर महाधिवक्ता तो होगा नहीं, तो एक गया एक गया एक गया, आप आराम से आंसर कर सकते हो 2 और 3। ठीक है, आगे देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो इन्हें किससे संबोधित किया जाएगा? तो ऑनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय द्वारा हिंदी में आए, इनको दोस्तों अभिवादन किया जाता है राज्यपाल का। आगे देखिए, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी, ये कौन सा आयोग था? यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए दोस्तों राज्यपालों के लिए। यह आपका पुंछी आयोग था। ठीक है, पुंछी आयोग का गठन आपका कब किया गया था? तो 2006 में आपका किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 2006-7 में इसका गठन किया गया था आपके पुंछी आयोग का। आगे देखिए, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? तो कौन सा पद जो है राज्यपाल द्वारा आपका दोस्तों सुशोभित नहीं होता है? तो ये आपके राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राज्य के जो खुद के विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति ये होते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष ये होते हैं दोस्तों, अरावली प्रबंधन बोर्ड के ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी आप देख लेना, यहाँ पर सारे दिए गए हैं आपके। ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है उदयपुर वाला, इसके भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राज्य सैनिक बोर्ड जो होता है उसके भी अध्यक्ष होते हैं।
राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति इसके भी अध्यक्ष होते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के भी होते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का सभापति कौन है? तो ये राज्यपाल आपके हो जाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति किसके हो जाएंगे दोस्तों? जो कि आपके किसके हो जाएंगे? ये राज्य के विश्वविद्यालयों के हो जाएंगे, जो कि खुद के विश्वविद्यालय। तो सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय और सभी निजी विश्वविद्यालयों के। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर केंद्र आ गया, तो केंद्र विश्वविद्यालयों के ये कुलाधिपति नहीं होते हैं। सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, निजी के नहीं होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्यों में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय के नहीं होते हैं, ये केवल राज्य विश्वविद्यालयों के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का ही कुलाधिपति होता है, वो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है। राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं है, तो किनका कुलाधिपति नहीं है दोस्तों? तो ये आपके जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलाधिपति है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति नहीं है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलाधिपति है और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का भी ये कुलाधिपति है। लेकिन ये यहाँ पर आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का नहीं है क्योंकि वो केंद्रीय हो गया दोस्तों। ठीक है, आपको ये देखना है केंद्रीय कहाँ लिखा हुआ है, निजी कहाँ लिखा हुआ है। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? तो किस में आपकी सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है दोस्तों? याचिका समिति में होती है, विशेषाधिकार समिति में होती है, सरकारी आश्वासन समिति में भी होती है, लेकिन सामान्य प्रयोजन समिति में आपकी दोस्तों सदस्य संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, यानी 15 तक सदस्य इनमें होते हैं, 15 से अधिक नहीं होते हैं। जबकि सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आप याद रखना दोस्तों, सामान्य प्रयोजन समिति में सदस्यों की संख्या नियत नहीं है, बाकी में 15 से अधिक नहीं हो सकते। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? राज्यपाल के बारे में उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात भी सही है। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 वो याद होनी चाहिए आपको। वो 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, ये बात भी सही है। यह संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, उससे पहले भी हटाया जा सकता है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और उसकी बर्खास्ती के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है। धन विधेयक को कभी भी राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो ये कदम तो वैसे भी गलत हो जाएगा आपका। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, तो ये बात सही है, अनुच्छेद 200 में। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका 213 के तहत जारी किया जा सकता है। ठीक है, अध्यादेश। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है, तो ये अभी हम देख चुके हैं, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है दोस्तों आपके अनुच्छेद 161 के तहत, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था दोस्तों? ये आपके पटवार के एग्जाम में भी आया है और आपके JN डिग्री के एग्जाम में भी आया है। तो एक तो आपके SK सिंह हो जाएंगे, निर्मल चंद जैन है, दरबारा सिंह है, श्रीमती प्रभा राव है। तो इसको दोस्तों ऐसे याद रखना आप, दरबार निर्मल मर गया शैलेंद्र प्रभा के साथ, दरबार निर्मल मर गया शैलेंद्र प्रभा के साथ, किसके साथ? शैलेंद्र और प्रभा के साथ। तो ये 4 राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। एक तो आपके दरबार सिंह है, एक आपके निर्मल है, और एक आपके शैलेंद्र है, और एक आपकी प्रभा राव है। तो ये 4 है दोस्तों। अब देखिए इनमें कौन कौन से हैं आपके। प्रभा राव यहाँ पर दिया गया है, दरबार सिंह दिया गया है, निर्मल चंद जैन दिया गया है, और SK सिंह, तो SK सिंह भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दरबार हो गया, यानी SK सिंह का मतलब यहाँ पर आपका शैलेंद्र हो गया। ऑप्शन 1 भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो है ये चारों आपको नाम पता होना चाहिए, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, प्रभा राव चौथी राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 2010 को, और दरबार सिंह जो है 23 मई 1998 को, निर्मल चंद जैन आपके 22 सितंबर 2003 को, और SK सिंह आपके 1 दिसंबर 2009 को निधन हुआ था पद पर रहते हुए। फिर से आ गया ये सवाल आपके, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? यानी किसने त्यागपत्र दे दिया था पहले से ही? दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था।
तो मदन लाल खुराना ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके अलावा प्रतिभा पाटिल जो थी दोस्तों, ये राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही है, इन्होंने भी त्यागपत्र दिया था आपके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये दो आपको याद रखने हैं, मदन लाल खुराना और आपकी प्रतिभा पाटिल। निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ये स्वरूप सिंह को आपके दिया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया तो राज्य के राज्यपाल थे। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था दोस्तों आपका 1967 में, तो उस समय आपके राज्यपाल कौन थे? तो संपूर्णानंद यहाँ पर राज्यपाल थे। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन आपका लगाया गया था। ये आपका कब लगा था? तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 आपको याद रखना है। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम समय के लिए आपका लगा था। ठीक है, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। आपसे पूछा जाए सबसे अधिक समय के लिए कब लगा, तो सबसे अधिक समय के लिए आपका 74 राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में 1992 के समय। वो आपका सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल था। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो चौथा राष्ट्रपति शासन जो है इसका कार्यकाल सबसे लंबा आपका रहा है दोस्तों। ठीक है, और इस समय आपके राज्यपाल कौन हो जाएंगे? एम चेन्ना रेड्डी हो जाएंगे। इसके अलावा बलिराम भगत आपके हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? आपके ओपी मेहरा रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं दोस्तों? ओपी मेहरा आपके रह चुके हैं। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा, ये आपको याद रखना है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये आप याद रखना, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे? तो ये आपका पुराना सवाल हो गया दोस्तों। ये आपके 44वें थे। अभी आपके हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं, वो आपके 45वें राज्यपाल हो जाएंगे। तो वो 45वां क्रम आपको याद रखना है, 45वां पूछा जा सकता है। राजस्थान के किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? तो राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 14 मार्च 1973 को की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, कब की गई थी दोस्तों? 14 मार्च 1973 को आपकी की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना कब की गई? 14 मार्च 1973 को की गई थी दोस्तों। और इस समय आपके दोस्तों राज्यपाल भी पूछे जाते हैं। इस समय राज्यपाल कौन थे? तो जोगिंदर जो थे वो इस समय राज्यपाल थे दोस्तों, जोगिंदर सिंह। ये आपको याद रखना है, जोगिंदर सिंह इस समय राज्यपाल थे। अभी ये सवाल आपका पूछा गया था जोगिंदर वाला, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो प्रथम जेंडर बजट आपका 2012-13 में अशोक गहलोत जी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ठीक है, और पहला जो है आपका ये जेंडर बजट हो जाएगा। और पहला पेपरलेस बजट पूछा जाए तो 2021-22 में प्रस्तुत किया गया। और पहला कृषि बजट पूछा जाए तो ये आपका 2022-23 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और ये सभी के सभी आपके अशोक गहलोत जी के द्वारा ही प्रस्तुत किए गए थे। आगे देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किस तारीख को संभाला था? तो ये आपका किस तारीख को संभाला था दोस्तों? तो 1 दिसंबर 1998 को आपका संभाला था। तो ये डेट याद रखना, इन्होंने अपना पद 1 दिसंबर 1998 को संभाला था। देखिए इतना डीप सवाल पूछा गया है, आपका फिर से रिपीट हो सकता है ये सवाल, 1 दिसंबर 1998। आगे देखिए, अब यहाँ पर मुख्यमंत्री आपका शुरू हो चुका है दोस्तों। स्पीड से हम चल रहे हैं थोड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक है जो कि हमको कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान आपका कौन होता है दोस्तों? तो ये आपका मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री आपका होता है। तो राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। वस्तुतः शासन का संचालन प्रमुख कर्ता धर्ता वही होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का मुखिया भी आपका कौन होता है? तो ये भी आपका मुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है दोस्तों? तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो मंत्रियों के बारे में वो अन्य मंत्रियों के उपदान आपके 164(1) में हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी नियुक्ति होती है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अगर सामूहिक रूप से पूछी जाए तो। ठीक है, तो 164(2) में मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये 164(2) आप याद रखना।
164(1) में तो आपके नॉर्मली मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है। 164(2) में दोस्तों आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, उसके बारे में दिया गया है, पूछा जा सकता है सामूहिक रूप से। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो शपथ जो है वो पद और गोपनीयता की आपकी 3री अनुसूची के तहत दिलाई जाती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनका अलग से कोई प्रावधान नहीं है, अनुसूची 3 में ही इनको शपथ दिलाई जाती है। तो 164(3) किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची के तहत राज्यपाल उसके पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो यहाँ पर 164(3) आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इस विषय में क्या होगा? 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 164(4) किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। ये 164(4) में आपका दिया गया है। 164(2) आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते जो होते हैं ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं आपके दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है। संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, संविधान की 3री अनुसूची के द्वारा। तो 164(5) में आपका दिया गया है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा अवधारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा हो जाएगा। जब तक ऐसा ना हो तब तक ऐसे होंगे जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राज्य विधानसभा यहाँ पर हो जाएगा। 164(5) में ये दिया गया है आपका। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो है ये अनुच्छेद 167 में आपका दिया गया है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य आपके दिए गए हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य आपके किस में हो जाएंगे? 167 में हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे? जैसे राज्यपाल को प्रशासन संबंधी कोई जानकारी देनी है तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री को देना होगा। यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया गया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाता है। ये इनके कर्तव्य होंगे मुख्यमंत्री के, 167 में दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कौन सा है? मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, राज्यपाल के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य आपके हो सकते हैं? 15% आपके हो सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 में आपका हुआ था। इसके तहत ये संख्या तय की गई है दोस्तों, जो कि आपकी 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 15% से आपकी अधिक नहीं होगी और न्यूनतम आपके 12 सदस्य होते हैं। और 12 कैसे होते हैं आपके? 11+1 होता है, यानी 11 सदस्य और 1 मुख्यमंत्री। और 15% में भी आपके 30 आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 29+1 हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपकी 164(1)A में दी गई है दोस्तों। ठीक है, 164(1)A में आपकी दी गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 30 हो जाएंगे मुख्यमंत्री सहित। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों। पहला 1967 में लगा था, फिर आपका 1977 में लगा, ठीक है, फिर 1980 में लगा, फिर 1992 में आपका लगा। यहाँ पर दिया गया है, ये प्रथम बार आपका कब लगा? मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा। दूसरी बार आपके हरिदेव जोशी के समय लगा। फिर तीसरी बार भैरव सिंह शेखावत के समय लगा और चौथी बार भी आपका भैरव सिंह शेखावत के समय लगा। सर्वाधिक 2 बार आपके भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में ही लगे थे। सबसे लंबा चौथा वाला हो जाएगा और सबसे कम कार्यकाल वाला आपका पहला वाला हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो ये याद रखना, 67, 77, 80, 92। काफ़ी ईजी सवाल है, लेकिन जब ये सवाल पूछे जाते हैं ना दोस्तों तो गलत भी हो जाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो अस्पष्ट बहुमत होने के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन आपका 1967 में लगाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन कब लगा,
तो ये आपका 1967 में लगा था। ये सवाल भी आपका 2 बार आ चुका है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपसे पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे? टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे। टीकाराम पालीवाल दौसा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे 1952 के समय। तो प्रथम निर्वाचित कौन है? टीकाराम पालीवाल। कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आपके उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये कौन हो जाएंगे? आपके टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आपके उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है। सचिन पायलट जो है ये आपके 5वें उप मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद में अभी आपके 2 उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो आपकी दिया कुमारी है और एक आपके और हो जाएंगे, तो यानी कि 6वें 7वें हो गए आपके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हरिशंकर भाभड़ा भी आपके उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बनवारीलाल बेरवा, कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री रही है। टीकाराम पालीवाल आपके उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अब तक 7 हो चुके हैं दोस्तों। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? तो ये किसकी सरकार थी? तो ये टीकाराम पालीवाल की सरकार थी दोस्तों, काम चलाऊ सरकार। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इंद्रनाथ मोदी के द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो याद रखना किसने प्रस्तुत किया था? इंद्रनाथ मोदी ने टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध। टीकाराम पालीवाल की जो सरकार थी इसे काम चलाऊ सरकार कहा जाता था। आगे देखिए, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी? तो ये कब बनी दोस्तों? ये 2003-2008 में बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? 2003 से 2008। आगे देखिए, और इनका कार्यक्षेत्र कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? विधानसभा क्षेत्र, तो ये झालावाड़ हो जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यही रही है आपकी 2003 से 2008। आगे देखिए, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो कौन कौन हो जाएंगे? मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रहे हैं आपके, हरिदेव जोशी रहे हैं 3 बार, भैरव सिंह शेखावत रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोत तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले हरिदेव जोशी हैं, भैरव सिंह शेखावत 3 बार रह चुके हैं। ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रह चुके हैं और इनका कार्यकाल सर्वाधिक आपका कितना हो जाएगा? 17 साल हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया ने ली है। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? तो सबसे कम अवधि का कार्यकाल किसका रहा है दोस्तों? तो श्री हीरालाल देवपुरा का सबसे कम अवधि का मुख्यमंत्री में शासनकाल रहा है, ओनली 16 दिन का। तो 16 दिन के लिए आपके मुख्यमंत्री रहे थे कौन? हीरालाल देवपुरा। तो याद रखना, पूछा जाता है न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? हीरालाल देवपुरा का रहा है। और ये बात कब की हो जाएगी आपकी? 1985 की हो जाएगी। आगे देखिए, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? यानी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री बनने से पूर्व। तो ये कौन कौन आपके हो जाएंगे? तो एक तो आपके जय नारायण व्यास है और एक आपके भैरव सिंह शेखावत है। तो जय नारायण व्यास और आपके भैरव सिंह शेखावत ये यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपके दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे, तब ये मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं थे। जैसे बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा मोहनलाल सुखाड़िया जय नारायण व्यास तथा टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल में मंत्री थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कालक्रम का सही क्रम है? तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया और शिवचरण माथुर यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों। तो एक क्रम आपको ध्यान रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद आपके बरकतुल्ला खां है, फिर हरिदेव जोशी है, फिर आपके भैरव सिंह शेखावत है, फिर जगन्नाथ पाड़िया है, फिर शिवचरण माथुर है। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ पाड़िया हो जाएंगे। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पाड़िया थे। 6 जून 1980 को मुख्यमंत्री की पद की शपथ ग्रहण की। इस समय पाड़िया विधानसभा के सदस्य ना होकर भरतपुर के बयाना क्षेत्र के लोकसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री पद पर कार्यरत थे। तो जगन्नाथ पाड़िया जो ऐसे थे दोस्तों जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ के समय आपके दोस्तों ये मंत्री नहीं थे। एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे मुख्यमंत्री बनने के समय। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ पाड़िया हो जाएंगे 1980 के समय। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 3 मार्च 1952 को। ठीक है, सब में आपका 1952 दिया गया है, 3 मार्च 1952 आप याद रखना। तो प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952। आगे देखिए, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है, प्रतिज्ञान करता है।
तो राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है तथा संसदीय सचिव जो होता है उसको मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट कौन करेगा? इसका अध्यक्ष कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद रही है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद कौन रही है? शारदा भार्गव आपकी रही है। राजस्थान में अब तक 8 महिलाएं राज्यसभा पहुंची है, जिसमें से पहली राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव महिलाओं में सर्वाधिक 3 बार यह आपकी दोस्तों सांसद रही है। इसके अलावा प्रभा ठाकुर 2 बार रही है। तो 3 बार और 2 बार वाली आपको याद होनी चाहिए, शारदा भार्गव, और आपकी कौन हो जाएगी? प्रभा ठाकुर हो जाएगी। शारदा भार्गव 3 बार रही है, प्रभा ठाकुर 2 बार रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। यहाँ पर ये मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग होता है के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। 4 सदस्य होते हैं, एक तो आपका सीएम होता है, एक आपका विधानसभा का अध्यक्ष होता है, और एक गृह मंत्री होता है, और एक आपका विपक्ष का नेता होता है। ये 4 सदस्य की समिति होती है। इस समिति के तहत सदस्य तय किया जाता है कि मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन बनेगा। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो इन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो शिवचरण माथुर जो थे दोस्तों, डीग गोलीकांड के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा था 23 फरवरी 1985 को। याद रखना, 2021 वीडियो में पूछा गया है। इस तरीके का सवाल आपका बन सकता है। तो शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985, ठीक है, डीग गोलीकांड हुआ था, उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसको देख लीजिए आप एक बार। 14 जुलाई 1981 को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में श्री शिवचरण माथुर सर्वसम्मति से नए नेता चुने गए, मुख्यमंत्री की शपथ ली। यह मंत्रिमंडल 1985 के चुनाव तक कार्यरत रहा, लेकिन डीग गोलीकांड के कारण 23 फरवरी 1985 को राज्यपाल ओम प्रकाश मेहरा को त्यागपत्र दे दिया। तो राज्यपाल ओम प्रकाश मेहरा थे उस समय, इनको त्यागपत्र दे दिया शिवचरण माथुर ने। कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है। तो राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। मंत्रिपरिषद की संरचना संबंधी प्रावधान जो है ये आपके अनुच्छेद 167 में उल्लेखित है दोस्तों। ठीक है, और यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी आपके होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं दोस्तों, समूह को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? तो किसी राज्य का राज्यपाल कौन नहीं रहा है दोस्तों? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। भैरव सिंह शेखावत दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2002 के आसपास ये उपराष्ट्रपति बने थे आपके 12वें नंबर के। तो किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है, ये आपके भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 11वें उपराष्ट्रपति ये रहे हैं। 11वें उपराष्ट्रपति ये रहे हैं, ये आपको याद रखना है। कौन से रहे हैं दोस्तों? ये 11वें। ठीक है, 11वां याद रखना है आपको। और राज्यसभा में पदेन सभापति भी ये रहे हैं। तो 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? आपके भैरव सिंह शेखावत रहे हैं। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं? तो अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं आपके कौन? हीरालाल देवपुरा। कौन रहे हैं दोस्तों? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं आपके हीरालाल देवपुरा। तो याद रखना है आपको, ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं, हीरालाल देवपुरा। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों? हीरालाल शास्त्री आपके पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे स्वतंत्रता के बाद। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे आपके हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे आपके? टीकाराम पालीवाल। सबसे पहले आपके हीरालाल शास्त्री बने थे, फिर CS वेंकटाचार्य आपके बने थे, फिर जय नारायण व्यास बने थे, फिर टीकाराम पालीवाल के बाद वापस आपके जय नारायण व्यास बने थे, जो कि आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले मनोनीत हुए थे, फिर बाद में ये आपके निर्वाचित हुए थे। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है
या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों। अनुच्छेद 191 के बारे में दिया गया है, अगर कोई जो है निर्दयता से ग्रस्त हो जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष उसका विनिश्चय निर्देशित करेगा और ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले वो निर्वाचन आयोग की राय लेगा, तो ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो ये दोनों कथन आपके सही नहीं हैं, इनके बारे में डिटेल देखिए आप। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्दयता से ग्रस्त हो गया है, तो यह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। यानी कि ये विधानसभा अध्यक्ष को ना करके राज्यपाल को किया जाएगा और राज्यपाल का जो विनिश्चय ही अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो ये राज्यपाल राय लेगा और राज्यपाल जो है इसके अनुसार कार्य करेगा। तो ये 191 में जो है ये निर्भरता का निर्णय कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नांकित में से किस विभाग कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंधित है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल जो सचिवालय है, तो सचिवालय के निम्नांकित में से किस विभाग कार्यालय से संबंधित है, तो सामान्य प्रशासन विभाग से ये आपका संबंधित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रख लेना ये 1951 में आपकी हुई थी। ठीक है, और मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्यमंत्री का सचिव ही आपका होता है। सामान्यतः इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर हम विधानसभा और विधान परिषद पढ़ने वाले हैं दोस्तों। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किस रूप में किया जाता है, तो विधान परिषद के सदस्य, परिषद के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इनके सदस्य जो है ये आपके अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से तय किए जाते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किससे तय किए जाएंगे दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से तय किए जाते हैं। तो विधानमंडल के सदन की संरचना का उपबंध करने की अंतिम शक्ति संसद को दी गई है 171(2) के तहत। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर जो डिटेल दी गई है इसको आप देख लेना एक बार। हम सवाल पे फोकस करते हैं। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है, तो लालकोटी जयपुर में स्थित है। और इसका लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था पूछा जाए तो आपके राष्ट्रपति थे तत्कालीन श्री KR नारायण के द्वारा किया गया था 6 नवंबर 2001 को। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका समय काल 5 वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सा कथन आपका सही है, तो राज्य विधानसभा जो है दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है। ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पर। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 1, 3, 4 कथन सही है। दूसरा वाला आपका गलत हो गया। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा 178 के अनुसार। प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएगी। तो 178 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत थे उस टाइम का पूछा गया है। तो उस समय एक भी नहीं था दोस्तों, अभी छोड़िए इसे। आगे देखिए, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है तो ये आपका 1952 से 1957 आपका हो जाएगा। 1952 से 1957 तक दोस्तों आपको पहली विधानसभा का समय हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 29 फरवरी 1952 से 1957 तक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे विधानसभा के, नरोत्तम लाल जोशी हो जाएंगे। और उस समय आपकी सदस्य संख्या कितनी थी, 160 थी। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे वो कौन सा था, ये सवाल आपको बन सकता है। तो याद रखना, पहले आम चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोट थे वो कांग्रेस को मिले थे। फिर दूसरे नंबर पर कौन था, तो राम राज्य परिषद था। ठीक है, तो प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव में 1952 में 160 सीट थी, उसमें कांग्रेस को 82 मिली थी और राम राज्य परिषद जो था इसको 24 सीटें मिली थी। ठीक है, तो राम राज्य परिषद जो है दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, दूसरे नंबर पर था। इसके बाद भारतीय जनसंघ तीसरे नंबर पर था। बाकी की याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको राम राज्य परिषद वाला पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए,
1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में सीटें थी। तो दोस्तों आपके 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा में सीटें कितनी थी? तो 20 थी। अभी कितनी है आपकी दोस्तों? तो अभी लोकसभा में सीटें कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रथम आम चुनाव जब हुए थे तब 20 थी। आगे देखिए, राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य मंत्री और संसदीय सचिव, तो इस पद की व्यवस्था आपकी कब प्रारंभ की गई? तो ये आपकी चौथी विधानसभा में की गई थी। राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था जो है ये आपकी चतुर्थ विधानसभा में की गई थी। 1 मार्च 1967 से आपका 15 मार्च 1952 तक रहा था चतुर्थ विधानसभा। इस समय आपके अध्यक्ष थे निरंजन नाथ आचार्य और सदस्य संख्या कितनी थी? चौथी विधानसभा में 184 थी आपकी। ठीक है, इसी समय आपके राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई थी। आगे देखिए, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। छठी विधानसभा में 184 से बढ़ाकर आपकी 200 की गई थी, जबकि पहली विधानसभा में आपकी 160 ही थी। इस समय आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो महारावल लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे और श्री गोपाल सिंह अहोर को बनाया गया था। ठीक है, और पहली बार गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत यहाँ पर मिला था, जनता पार्टी को, और 184 से बढ़ाकर आपकी 200 की गई थी। और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, राज्य में पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग हुई थी। तो ये कौन सी थी? आपकी छठवीं थी, जो कि 5 वर्ष से पहले ही भंग हो गई थी। और पहले मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली आपकी विधानसभा कौन सी थी जो भंग हुई थी? तो ये आपकी छठवीं थी। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कब की गई? तो ये आपकी 1977 के समय छठवीं विधानसभा के समय की गई। कौन सी विधानसभा भंग हो, यहाँ पर ये भी याद रखना आपके दोस्तों, लक्ष्मण सिंह और आपके गोपाल सिंह आहोर पूछे जा सकते हैं। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो ये आपकी छठी विधानसभा ही भंग हुई थी। सेट के एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें सांसद की सीटें हैं? तो कितनी लोकसभा सीटें हैं दोस्तों? तो 25 है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए संसदीय सीटें कितनी हैं, तो संसदीय में आपकी लोकसभा की भी आ जाएगी 25 और आपकी राज्यसभा की भी 10 आ जाएगी। तो संसदीय पूछी जाए तो 35 हो जाएगी, लेकिन लोकसभा की पूछी जाए तो 25 हो जाएगी और राज्यसभा की पूछी जाए तो 10 सीटें हो जाएगी राजस्थान में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य कितना है? तो एक विधायक का मतमूल्य कितना हो जाएगा? 129 आपका हो जाएगा। देखो, राजस्थान में एक विधायक का मतमूल्य कितना है? 129 है। और अगर भारत में सबसे ज़्यादा मतमूल्य आपसे पूछा जाए किसका है, तो यूपी का है 208 विधायक का। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात की जाए अभी प्रेजेंट टाइम पे सांसद का मतमूल्य कितना है, तो 708 है। और 2022 में जो ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उस समय कितना था? 700 था दोस्तों सांसद का मतमूल्य। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए जो आपकी लोकसभा सीटें 25 है राजस्थान में, सेम ऐसी ही लोकसभा सीटें किसकी है? तो ये आंध्र प्रदेश में भी हो जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य में भी आपकी लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है। और उड़ीसा राज्य में आपकी राज्यसभा की सीटें 10 है। यानी उड़ीसा राज्य में राज्यसभा की सीटें अपनी बराबर है और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें अपनी बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो विधानसभा का सदस्य होते हुए भी वो कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो वो 6 मास तक रह सकता है। उसके बाद उसको रिजाइन देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सदस्यता प्राप्त करना उसकी आवश्यक हो जाता है 6 माह के भीतर। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो ये कौन हो जाएगी? शारदा भार्गव आपकी प्रथम राज्यसभा सदस्य हो जाएगी। 3 बार रही है दोस्तों। ठीक है, 1952 में बनी थी आपकी। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो मंत्रिमंडल में स्थान मिला वो कौन हो जाएगी? आपकी कमला बेनीवाल हो जाएगी, जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। और ये आपकी दोस्तों पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? तो कमला बेनीवाल बनी थी। सवाल को ध्यान से पढ़ना। प्रथम सीएम पूछी जाए तब तो आप वसुंधरा राजे करना, और प्रथम मंत्री पूछी जाए जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला तो कमला बेनीवाल आंसर करना। आगे देखिए, राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? तो ये कौन हो जाएगा आपका दोस्तों? 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा, तो ये आपके हरिदेव जोशी हो जाएंगे। राज्य में हरिदेव जोशी ऐसे एकमात्र विधायक है जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजयी रहे और मृत्यु पर्यंत विधानसभा सदस्य भी रहे। आगे देखिए, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति यानी कि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है दोस्तों? एससी की जा रही है। तो एससी में कितने क्षेत्र आपके हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और बात अगर एसटी की जाए तो एसटी में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्षेत्र भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। एससी में 4 सीट किस किस की है? एक तो गंगानगर है, एक बीकानेर है, एक भरतपुर है, एक करौली है, करौली धौलपुर। तो गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और एसटी की बात की जाए जनजाति की, तो एक तो दौसा है, एक आपका उदयपुर है और बांसवाड़ा।
तो दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा ये आरक्षित है। ये नाम भी पूछे जा सकते हैं, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा। और इधर आपका गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये एससी की हो जाएगी, ये एसटी की आपकी हो जाएगी। आगे देखिए 4-3 आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपसे लोकसभा में पूछी जाए तो आपको याद होनी चाहिए 84 और 47, ये आपकी एससी की हो जाएगी, ये आपकी एसटी की हो जाएगी। आगे देखिए राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो कितने हो जाएंगे दोस्तों ये आपके विधानसभा में ये आपके 34 और 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 34 और 25, ये एससी के, ये एसटी के, 34-25 और ऐसा आपकी 4-3। आगे देखिए लोकसभा में राजस्थान की विधानसभाओं की 200 सीटों में 34 सीटें आपकी अनुसूचित जाति की है, 25 सीटें आपकी जनजाति की है, ठीक है। और 141 सीटें आपकी सामान्य वर्ग की हो जाएगी। तो 141 आपकी सामान्य वर्ग की हो जाएगी। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ और जैसलमेर आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रतापगढ़ और जैसलमेर जो है ये सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं। और सर्वाधिक वाला कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, जयपुर और अलवर। और प्रतापगढ़ और जैसलमेर न्यूनतम वाले हो जाएंगे विधानसभा सीटें। तो ये याद रखना आप दोस्तों, जैसलमेर भी है और प्रतापगढ़ भी है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो ये जयपुर और अलवर में आपकी हो जाएगी। तो पहले जयपुर आएगा, फिर अलवर आएगा। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और वो उपाध्यक्ष रहे हैं? तो प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं, यानी प्रोटेम भी रहे हैं, फिर अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये कौन है? आपकी पूनम चंद बिश्नोई है, इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपकी दोस्तों प्रोटेम अध्यक्ष भी रही है, उपाध्यक्ष भी रही है और अध्यक्ष भी रही है। कौन हो जाएगी? पूनम चंद बिश्नोई। आगे देखिए राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजस्थान की राजनीति में सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके विजय भंडारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? विजय भंडारी, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैंने आपको बता दिया, कौन हो जाएंगे? नरोत्तम लाल जोशी हो जाएंगे। दो याद रखना दोस्तों, एक तो नरोत्तम लाल जोशी याद रखना और एक आपके रामनिवास मिर्धा याद रखना। सबसे पहले नरोत्तम लाल जोशी थे, फिर दूसरे नंबर के आपके रामनिवास मिर्धा थे, तीसरे नंबर के भी आपके रामनिवास मिर्धा हो जाएंगे। तो नरोत्तम लाल जोशी और रामनिवास मिर्धा, एटलीस्ट दो तो याद रखना, ठीक है। और ये आपके कौन हो जाएंगे? सीपी जोशी हो जाएंगे। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, रामनिवास मिर्धा हो जाएंगे। राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दीपेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। नहीं पूछा जाएगा ऐसा सवाल आपका, ठीक है। अभी का पूछा जा सकता है, तो अभी का याद रखना है आपको, सीपी जोशी। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? तो उपाध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? तो यदुनाथ सिंह, अहमद बख्श सिंधी, रामचंद्र। इतना डीप सवाल नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, करण सिंह आपके नहीं रहे हैं, ठीक है। और पूछा भी जाएगा तो इसको सही करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप तो ये ध्यान रखना प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत थे। और द्वितीय कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य थे। तो लाल सिंह सत्तावत और निरंजन नाथ आचार्य, ये आपके दो उपाध्यक्ष आपको याद रखने हैं, ज़्यादा चांसेस इनके ये पूछे जाने के। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके लाल सिंह सत्तावत हो जाएंगे। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन आपके सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है दोस्तों? तो यहाँ पर 1, 3, 4 आपका सही है, 2 यहाँ पर गलत है। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। लोक महत्व के विषय में जो आपका स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया होती है उसके बारे में पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखिए यानी यहाँ पर विशेषाधिकार का प्रश्न जो है ये आपका नहीं उठाया जाता है लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव में। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? तो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन नहीं रहे हैं आपके दोस्तों? परशुराम मदेरणा रहे हैं, रामनारायण चौधरी रहे हैं, केदारनाथ शर्मा रहे हैं, यदुनाथ सिंह आपके यहाँ पर नहीं रहे हैं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता। तो प्रथम विपक्ष के नेता आपके कौन हो जाएंगे? तो ये जसवंत सिंह और तान सिंह आपके हो जाएंगे। जसवंत सिंह और तान सिंह आपके हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, विपक्ष के नेता। आगे देखिए निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? ये सवाल आपका बन सकता है। तो प्रथम विपक्ष के नेता आपके जसवंत सिंह हो जाएंगे। और एक और नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, तान सिंह। तो जसवंत सिंह और तान सिंह ये प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो याद हो जाएगा जसवंत सिंह, और एक आपको याद रखना है तान सिंह, ये प्रथम विपक्ष के नेता हो जाएंगे आपके प्रथम विधानसभा में। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? तो ये काम का सवाल नहीं है, इसको छोड़िए आप। आगे देखिए विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है।
तो संदेश भेजने का क्या है दोस्तों, ये अधिकार है। तो संदेश भेजने का क्या होता है, अधिकार होता है। अभिभाषण का क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। 175 और 176 मैंने आपको बताया था। 76 में आपका विशेष अभिभाषण है और यहाँ पर आपका मैसेज भेजने का अधिकार है और नॉर्मल अभिभाषण है। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां अस्तित्व में हैं, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 17 स्थायी समितियां जो है ये अस्तित्व में है आपकी। ठीक है, तो 17 स्थायी समितियां हैं। इसके अतिरिक्त 4 वित्तीय समितियां हैं, जिसमें एक लोक लेखा आती है, एक प्राक्कलन समिति क है, एक प्राक्कलन समिति ख है और एक सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति है। तो ये चारों समितियां भी आपको याद रखनी है। तो 17 तो स्थायी हो जाएगी और 4 आपकी वित्तीय हो जाएगी। तो 17 स्थायी है और 4 आपकी कौन सी है, वित्तीय है। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग में प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है, तो ये दोस्तों सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग इसमें नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो राजस्थान में लोक लेखा समिति जो होती है इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका प्रथम बार गठन आपका राजस्थान में बात की जाए तो 10 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, और इसमें आपके कितने सदस्य होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। 15 सदस्य होते हैं और 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। सभापति सहित कितने सदस्य रहेंगे, मैक्सिमम 15 सदस्य हो जाएंगे और 1 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। और ये आपकी 10 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है, तो ये आपका नियम समिति और नियम उप समिति इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों। नियम समिति और नियम उप समिति का अध्यक्ष होता है और इसमें भी आपके 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी, तो दोस्तों जो समय नियत करती है वो कौन होती है, आपकी कार्य मंत्रणा समिति होती है, यानी कार्य सलाहकार समिति होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा और इसमें भी आपके 15 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्य 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। आपकी कार्य मंत्रणा समिति जो होती है यहाँ पर भी अध्यक्ष द्वारा सदस्य मनोनीत किया जाता है 1 वर्ष के लिए और इसमें भी वही 15 सदस्य होते हैं। उनकी तरह ये भी समिति है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या समय का निर्धारण करेगी आपके राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण से निर्दिष्ट विषयों पर समय का निर्धारण यही करती है आपकी कार्य सलाहकार समिति या कार्य मंत्रणा समिति से कहा जाता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है, तो कौन प्रमाणित करेगा दोस्तों, राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व तो विधानसभा सचिवालय का जो सचिव है वो इसे प्रमाणित करता है। तो ये सवाल 2 बार आ चुका है, पूछा जा सकता है फिर से। तो स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक है तो राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व उसको प्रमाणित कौन करेगा, तो ये कौन करेगा, सचिव करेगा, विधान सचिवालय का सचिव, यानी विधानसभा सचिवालय का सचिव। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई, तो ये आपका 4 बार प्रस्तुत हुआ था और उस पर चर्चा हुई थी। आगे देखिए, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य हैं, तो ये उस समय शून्य थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपके घनश्याम तिवारी थे, प्रमोद कुमार थे और मुकुल थे दोस्तों, सुभाष चंद्रा यहाँ पर नहीं थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा आपका धन विधेयक के संबंध में यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों, तो राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, 14 दिन पश्चात स्वतः समाप्त हो जाता है और विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। तो धन विधेयक जो है ये कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये कथन गलत हो जाएगा। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है धन विधेयक, क्योंकि इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता और ये मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है और राज्यपाल की पहले पूर्व संस्तुति होती है, उसके बाद ही विधानसभा में ये प्रस्तुत होता है, इसीलिए तो इसे धन विधेयक कहा जाता है। तो जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है और जब यह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको याद रखना है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राज्यपाल करेगा। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ये आपको याद रखना है। और इसकी नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक कि विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाए। प्रोटेम स्पीकर की नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है, तो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं तो उनको प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ दिलाता है, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल ही शपथ दिलाएगा, नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर आपके कौन थे, तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर आपके महाराव संग्राम सिंह थे। कौन थे, महाराव संग्राम सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 2 याद रख लेना, संग्राम सिंह और नारायण सिंह मसूदा।
प्रथम और द्वितीय याद रखना है दोस्तों, संग्राम सिंह और नारायण सिंह मसूदा, ये आपके प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके कौन रहे हैं दोस्तों 16वीं विधानसभा में? तो शायद कालीचरण सर्राफ आपके प्रोटेम स्पीकर रहे थे, एक बार चेक करना। आगे देखिए, और आपके 15वीं में तो गुलाबचंद कटारिया थे। तो इसको देखिए, 15वीं राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें तो आपके गुलाबचंद कटारिया थे 15वीं में। तो आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। तो प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या कितनी हो जाएगी आपके दोस्तों? तो ये 3 हो जाएगी। एक तो आपके तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित होते हैं और अल्प सूचना वाले होते हैं। तो ऐसा सवाल भी आपको बन सकता है दोस्तों। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, अल्प सूचना वाले प्रश्न है। तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक रूप से दिया जा सकता है दोस्तों, और यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लेकिन अतारांकित प्रश्न जो होता है इनका जवाब लिखित रूप में दिया जाता है, और यहाँ पर आप अनुपूरक प्रश्न जो होते हैं वो नहीं पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और अल्प सूचना वाले प्रश्न जिनका कोई सदस्य 14 दिनों से कम अवधि के भीतर मौखिक उत्तर चाहता है, तो ये 14 डेज से भीतर अगर हम उत्तर चाहते हैं तो ये आपका दोस्तों अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं मौखिक रूप से। आगे देखिए, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? तो 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक सदस्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत सत्र काल में 1 सप्ताह में अधिक से अधिक 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है दोस्तों। लोक महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत सत्र काल में 1 सप्ताह में अधिक से अधिक 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा। ऐसे प्रश्न का उत्तर सरकार को 30 दिवस की अवधि में सीधा सदस्य को भेजना होगा या उत्तर की 1 प्रति विधानसभा में भेजनी होगी। आगे देखिए, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श देते हैं। तो ये अभी हमने देखा था दोस्तों, राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है दोस्तों 192 के तहत। ऑप्शन में सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो प्रथम राज्यपाल को विनिश्चय करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल जो है ये निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो ये दिया गया है। तो राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित अपना परामर्श देते हैं। तो ये किसको देते हैं? तो हालांकि ऐसे अलग केस में जो है यहाँ पर आंसर आपका राज्यपाल ही होना चाहिए वैसे। ठीक है, अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो तो राज्यपाल को ही प्रायोरिटी देना। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है, अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना और ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर लेगा। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है तो स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक असली है जांच करवा सकता है जो वह उचित समझे। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया आपका कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये दोनों तो आपके सही हो जाएंगे। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, तो ऐसे कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। राजस्थान विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया अध्याय 21 में ये दिया गया है आपका दोस्तों त्यागपत्र के बारे में। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा के हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो ये किन्होंने किया था दोस्तों? ये आपके मुख्य न्यायाधीश NB रमना ने किया था राजस्थान विधानसभा के। ये 2024 की बात हो जाएगी दोस्तों। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा के हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो ये NB रमना ने किया था। आगे देखिए, तो याद रख लेना आप NB रमना। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, तो डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। राजस्थान में अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो ये आपके रामनिवास मिर्धा निर्वाचित हुए हैं 4 बार राज्यसभा के लिए। ठीक है, याद रखना है। तो सर्वाधिक 4 बार जो है निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा सदस्य के लिए श्री रामनिवास मिर्धा। आगे देखिए, उच्च न्यायालय देख लीजिए दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी जोधपुर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? जोधपुर में हो जाएगी। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 1977 को एक खंडपीठ जयपुर की भी स्थापना की है। यानी कि मुख्य पीठ की बात की जाए तो कहाँ हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी। लेकिन खंडपीठ की बात की जाए तो दोस्तों 8 दिसंबर 1976 को तो राजस्थान के राज्यपाल और उच्च न्यायालय ने परामर्श के बाद ये आपकी दोस्तों जानकारी शेयर की थी। लेकिन खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1977 को आपकी हुई थी जयपुर के अंतर्गत। तो खंडपीठ का पूछा जाए तो जयपुर आंसर करना, और मुख्य पीठ का पूछा जाए तो जोधपुर आंसर करना। 31 जनवरी 1977 आप याद रखना दोस्तों। निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो ये आपकी दोस्तों 8 दिसंबर 1976 को स्थापित की गई थी। तो दोनों डेट याद रखना, 8 दिसंबर 1976 को स्थापित की थी और एक आपकी 31 जनवरी 1977 भी आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, 8 दिसंबर 1976, 21 जनवरी 1977, दोनों डेट आपकी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? तो ये आपकी दोस्तों 31 जनवरी 1977 को की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को आपकी की गई थी। ठीक है, और ये वाली डेट भी आप याद रखना, 8 दिसंबर 1976 वाली। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था? तो ये आपका 29 अगस्त 1949 को किया गया था। ठीक है, आपके अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों 214 में। 215 में अभिलेख न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय, उसका प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। 29 अगस्त 1949 को आपके दोस्तों उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, 1956 को उच्च न्यायालय मतलब राज्य पुनर्गठन के बाद गठित सत्यनारायण राव समिति जो थी, उसकी सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। तो 1958 में फिर दोस्तों आपका जो उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट जो था, इसको जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। पहले इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई थी, लेकिन 1958 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे? तो ये आपके 1 अक्टूबर 1952 को प्रभावी हुए थे। कब प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952 को ये नियम प्रभावी हुए थे। 8 भाग है, 39 अध्याय है, 924 नियम है। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सा असुमेलित है? लाला नवल किशोर जोधपुर, सही है। कंवर लाल बाफना जयपुर, ये भी आपके सही है। जवान सिंह राणावत, ये आपके उदयपुर के हो जाएंगे दोस्तों। जवान सिंह राणावत कहाँ के हो जाएंगे? उदयपुर के आपके हो जाएंगे। ठीक है, खेमचंद गुप्ता जो थे ये कहाँ के थे? ये आपके कोटा के थे। ठीक है, इसको इसी तरीके से याद रखना, राणावत मतलब आपका उदयपुर। न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, ये आपके बीकानेर के हो जाएंगे। तो ये नाम आप याद रखना दोस्तों। यहाँ पर जो है कुछ न्यायाधीश थे, उनको शपथ दिलाई गई थी जब 29 अगस्त 1949 को गठन किया गया था। लाला नवल किशोर जोधपुर के, कंवर लाल बाफना आपके जयपुर के, जवान सिंह राणावत उदयपुर के और त्रिलोचन दत्त बीकानेर के, और खेमचंद गुप्ता जो है ये आपके कोटा के थे। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो भीलवाड़ा नहीं आता है, अजमेर, अलवर, बारा इसमें आता है। ठीक है, जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की स्थापना पूर्व आदेश द्वारा अजमेर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक, दौसा के जिलों में होने वाले मामलों के संबंध में न्यायालय को अधिकार क्षेत्र दिया गया है। शेष 18 जिले आपके किस में आ जाएंगे? जोधपुर में आ जाएंगे। अभी तो चेंज हो चुका है ये डेटा आपका। राज्य के मुख्यमंत्री न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है, ये पूछा गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें दी गई है? तो ये 217(1) में आपकी दी गई है। ठीक है, किसमें दी गई है? 217(1) में आपकी दी गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना पड़ता है? तो यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 4। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। 217(1) में, तो 217(1)(a) के अंतर्गत ये दोस्तों किसको त्यागपत्र दे सकता है? तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र ये दे सकता है। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 217(3) में ये दिया गया है आपका। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत है? तो उच्च न्यायालय में आपके 50 पद स्वीकृत है दोस्तों। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो अधीनस्थ न्यायालयों से आपके 233 से 237 संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपके अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। भाग 6 में आपके दिए गए हैं 233 से 237। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है
तो अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है आपका? सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत, राजस्व मंडल नहीं आता है। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं तो ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। जिला न्यायाधीश किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। आगे देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक यानी सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? तो कैलाशनाथ वाचू का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। पहले आपके कौन हो जाएंगे? पहले कमलकांत वर्मा आपके हो जाएंगे और सर्वाधिक कार्यकाल कैलाशनाथ वाचू का रहा है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखना है। कमलकांत वर्मा सर्वाधिक मतलब प्रथम थे और कैलाशनाथ वाचू जो है ये सर्वाधिक कार्यकाल के लिए आपके रहे हैं 1951 से 58 तक। और यहाँ पर ये इनके नाम दिए गए हैं। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? अभी हमने देखा के वर्मा आपके हो जाएंगे और कैलाशनाथ वाचू का सर्वाधिक कार्यकाल है। प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? तो ये SS शिंदे के द्वारा किया गया था 20 जुलाई 2022 को। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने भारत के दलवीर भंडारी को 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना था दोस्तों? तो ये आपकी किसने चुना था? आर्थिक व सामाजिक परिषद ने चुना था। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये सवाल बन सकता है आपका। तो जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये कब की गई थी? तो ये 24 जनवरी आपकी 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 24 जनवरी 2007 को की गई थी। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना आपकी 24 जनवरी 2007 को की गई। कब की गई? 24 जनवरी 2007 को। आगे देखिए, ये यहाँ पर सचिवालय मुख्य सचिव है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? तो मुख्य सचिव जो है ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है दोस्तों राजस्थान का, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन है। क्या है दोस्तों? किंग पिन है। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा चयन किया जाता है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? अप्रैल 1949 में हुई थी। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सचिवालय में निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और आपका शासन सचिव। इनको अवरोही क्रम में आपको जमाना है। तो बताइए दोस्तों क्या यहाँ पर आपका क्रम हो जाएगा? तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका मुख्यमंत्री आता है, फिर उसके बाद आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री है, राज्य मंत्री है, फिर आपके उप मंत्री है। उसके बाद आपका संसदीय सचिव आता है जो कि प्राय पद नहीं होता है। फिर मुख्य सचिव से यहाँ पर शुरू होगा आपका। तो मुख्य सचिव के बाद में आपका आ जाएगा अतिरिक्त मुख्य सचिव। मुख्य के बाद में सबसे पहले क्या आएगा? अतिरिक्त। फिर आपका संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव आ जाएगा। फिर विशेष या अतिरिक्त सचिव, फिर उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग सचिव, फिर अन्य मंत्रालय कर्मचारी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1432 आपका हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका मुख्य सचिव आ जाएगा, फिर आपका शासन सचिव है, फिर आपका अतिरिक्त सचिव है, फिर उप सचिव आपका लास्ट में है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर भी आपको वही क्रम दिया गया है। तो सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा दोस्तों? सचिव आ जाएगा, फिर आपका विशिष्ट सचिव है, फिर आपका उप सचिव है, सहायक सचिव लास्ट में। उप सचिव के बाद में आपका सहायक सचिव आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। इनके कार्य दिए गए हैं। तो शासन सचिव का नीति निर्माण का कार्य है, परियोजना अधिकारी का आपका कार्यक्रम क्रियान्वयन का कार्य है, अनुभाग अधिकारी का आपका नैतिक लिपिक कार्य है और सहायक का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? संपूर्ण पर्यवेक्षक कार्य हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। तो मुख्य सचिव की सेवा अवधि किस पर निर्भर करती है? तो मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये चुना जाता है आपका दोस्तों, नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव के निम्न में कौन सा कार्मिक प्रशासन संबंधी दायित्व नहीं है? तो यहाँ पर मंत्रिमंडलों की बैठकों को बुलाने के विषय में सूचना देना। तो ये इसका दोस्तों कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है। बाकी सेवा शर्तों में संशोधन करना, लोक सेवकों के नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना, पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण करने के संबंध में कार्य। तो ये इससे संबंधित सवाल थे दोस्तों। ठीक है, ये आपका मुख्य सचिव यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिवों को उनके कार्यक्रम के अनुसार काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करें। तो काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करना है CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल, DB गुप्ता। अब दोस्तों इनका कार्यकाल आपको याद करना पड़ेगा। काफ़ी सारे मुख्य सचिव है, इसकी ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी। आप पहले तो याद रखिए, पहले तो आपकी कौन है? के राधाकृष्णन है। ठीक है, पहले तो आप याद रखिए के राधाकृष्णन है। बाकी यहाँ पर आपके 44 लगभग मुख्य सचिव रहे हैं। राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन रही है? आपकी उषा शर्मा रही है। पहली कौन थी? कुशल सिंह थी। वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा कार्यकाल कौन रहा है मुख्य सचिव में? तो राजीव स्वरूप का रहा है आपका मुख्य सचिव में सबसे छोटा कार्यकाल। ये आपको ध्यान रखना है, राजीव सचिव का यहाँ पर दिया गया है। भगवंत सिंह मेहता, ये भी आपको याद रखना है,
इस पद पर पहुंचने वाले पहले राजस्थानी थे आपके भगवंत सिंह मेहता, जो इस पद पर सर्वाधिक अवधि के लिए रहे हैं। तो भगवंत सिंह मेहता का कार्यकाल सर्वाधिक अवधि का रहा है यहाँ पर, और न्यूनतम कार्यकाल जो रहा है वो राजीव स्वरूप का हो जाएगा यहाँ पर, सबसे छोटा कार्यकाल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहली महिला मुख्य सचिव आपकी कुशल सिंह हो जाएगी, जो कि कब बनी थी, 2009 में आपकी बनी थी। राजस्थान के मुख्य सचिवों का सही कालानुक्रम आपको बताना है, वही सवाल पूछा गया है। यहाँ पर बीजी राव है, फिर आपके किशनपुरी है, फिर आपके KN सुब्रमण्यम है, फिर भगवंत सिंह मेहता है। तो इसकी कुछ ट्रिक बनाई है दोस्तों, और ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो ये श्रीमती कुशल सिंह थी आपकी। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राज्य की मुख्य सचिव रही है, इनसे पहले एक रही है, इनको मिला के 2 हो गई। अब सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो ये आपके राजीव स्वरूप हो गए दोस्तों। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान है, तो ये क्या हो जाएगी, ये मुख्य सचिव आपकी हो जाएगी। आगे देखिए, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, तो राज्य का मुख्य सचिव किसके रूप में कार्य करता है दोस्तों, तो आपका कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। राज्य के प्रधान के रूप में तो आपका राज्यपाल कार्य करता है, तो 5th यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आपका जिला स्तरीय प्रशासन दिया गया है, तो ये जिला स्तरीय प्रशासन के बाद में आपका क्या हो जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, जिला स्तरीय प्रशासन को भी देख लेते हैं दोस्तों। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है, तो ये किसका है, ये आपका जिलाधीश का हो जाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व। आगे देखिए, किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है, तो प्रमुख जनगणना अधिकारी किसे माना जाता है, जिला कलेक्टर को माना जाता है। निम्न में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में कलेक्टर में निहित है, तो दंड नायक के रूप में पुलिस पर नियंत्रण रखना, और आपका हो जाएगा यहाँ पर विदेशियों के पारिपत्रों की जांच करना। ये आपके दोस्तों दंड नायक के रूप में हो जाएंगे। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियाँ हैं, तो शक्तियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। यहाँ पर भू राजस्व एकत्र करने वाला दंड नायक में नहीं आएगा आपका। सरकार की आंख, कान तथा बाहों की बात जिले में कौन कार्य करता है, तो ये आपका जिलाधीश कार्य करता है। निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना, ये आपका शामिल नहीं है, बाकी यहाँ पर शामिल है। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है दोस्तों, तो भू राजस्व का एकत्रीकरण करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, भू दस्तावेजों का रखरखाव, आय का एकत्रीकरण करना इसका कार्य नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है, कौन सा जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, तो स्थानीय स्वशासन के निकायों की चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये इसका कार्य नहीं है। कानून व्यवस्था बनाना इसका कार्य है, विकास परियोजनाओं पर निगरानी रखना इसका कार्य है, जिला प्रशासन और राज्य सरकार में समन्वय बनाना इसका कार्य है, लेकिन चुनावों की अधिसूचना जारी करना ये इसका कार्य नहीं है। आगे देखिए, जिला महिला सहायक समिति की अध्यक्षता करता है, तो जिला महिला सहायक समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, जिला कलेक्टर करेगा। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है, तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है दोस्तों जिला कलेक्टर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ये जिला कलेक्टर का पत्ता ये किसके द्वारा सर्जित किया गया था, तो 1772 में बंगाल में ये दोस्तों आपके वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सर्जित किया गया था। और प्रथम कलेक्टर आपके कौन बने थे, राल्फ सेल्डन बने थे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष में दी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2009 में आपकी दी गई थी, ठीक है। काफ़ी बार ये सवाल आ चुका है दोस्तों, RS में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है दोस्तों, इसको देखिए एक बार। जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की गई जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है, तो ये किसने की थी, ये रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी, तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा। प्रशासन की धुरी किसने कहा है दोस्तों, तो ए में तो आपका थर्ड हो गया, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपका डी में आपका 4 हो जाएगा, यानी प्रशासन की धुरी किसने कहा है यहाँ पर, तो डी में आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी प्रशासन की धुरी यहाँ पर किसने कहा है दोस्तों, तो 20 मई 2005 को दिए गए भाषण, प्रधानमंत्री के भाषण में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा,
प्रशासन की दूरी किसने कहा है? तो ये आपके दोस्तों 20 मई 2005 में प्रधानमंत्री का भाषण में कहा था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिए रेमजे मैकडोनाल्ड का मैंने आपको बता दिया, कछुए से तुलना की गई है। के दास का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो के दास का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कहीं दूसरी जगह जिला न्यायाधीश के समान न तो कोई हुआ है, नहीं कोई होगा। ये किसने कहा है? ये आपके के दास ने कहा है। और एक आपका बच रहा है भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन प्रतिवेदन 1930। तो ये आपका हो जाएगा जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद और एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राज्यपत्रों को तैयार लेखक होना चाहिए। ये आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये आपके रजनी कोठारी वाला आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जिलाधीश के व्यापक और विशद कार्यों को देखते हुए रजनी कोठारी ने उसे संस्थागत करिश्मा कहा है। तो रजनी कोठारी ने क्या कहा है? संस्थागत करिश्मा कहा है। रेमजे मैकडोनाल्ड ने दोस्तों आपके कछुए से तुलना की थी। ठीक है, और के दास ने कहा था कहीं दूसरी जगह जिला न्यायाधीश के समान न तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया था भाषण में दोस्तों, प्रशासन की दूरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आप, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो रजनी कोठारी ने कहा है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। तो ये बात तो आपकी सही है। जिले में जिला कलेक्टर प्रमुख प्रोटोकॉल अधिकारी कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। रेमजे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। तो ये रेमजे मैकडोनाल्ड ने नहीं कहा है दोस्तों, इन्होंने तो कछुए से तुलना की है। ये आपके रजनी कोठारी ने कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 233 में जिला न्यायाधीश पद शब्द का उल्लेख हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अध्यक्ष कौन हो जाएगा? जिला कलेक्टर हो जाएगा। किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों का निपटारा है? तो ये न्याय के द्वारा हो जाएगा, न्याय आपके द्वार। अब ये यहाँ पर स्थानीय प्रशासन है दोस्तों। स्थानीय प्रशासन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और स्थानीय प्रशासन जो है दोस्तों, ये आपका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जो कि एग्जाम में बनेगा। स्थानीय प्रशासन में आपका कौन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? पंचायत आ जाएगा और आपका दोस्तों नगर पालिका आ जाएगा। तो पंचायत नगर पालिका से संबंधित सवाल जल्दी मैं आपको करवा देता हूँ। इसके बाद आपका आयोग वाला टॉपिक बचेगा। तो आयोग वाला टॉपिक जो है वो अलग से कवर करेंगे हम। उसके लिए एक PDF में आप लोगों के लिए तैयार करूँगा जिसमें काफ़ी सारी डिटेल रहेगी आपके आयोग से संबंधित। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्थानीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपके रिपन को कहा जाता है। रिपन जो है दोस्तों, इसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 243 से 243 ओ जो है ये आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों 9वें भाग में। ठीक है, कब हुआ था? ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें आपके 29 कार्यों का उल्लेख है पंचायत के। आगे देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन यहाँ पर सही है? पंचायती राज व्यवस्था में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, ये बात सही है। मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था, तो ये बात गलत हो जाएगी, राजस्थान हो जाएगा आपका। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये 24 अप्रैल 1994 को आपका लागू हुआ। तो इनमें से कौन सा कथन आपके सही है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये सवाल देखिए आप वीडियो में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके सभी विकल्प गलत पूछे गए थे यहाँ पर। तो एक बार इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोनस अंक मिला था। 16 सितंबर 1991 को PV नरसिम्हा राव सरकार के शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन आपका लागू हुआ था। इस विधेयक की समीक्षा हेतु नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में लोकसभा की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा, 22-23 दिसंबर, इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया। 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यानी ये किसके शासनकाल का हो जाएगा? PV नरसिम्हा राव सरकार के शासनकाल का हो जाएगा आपका दोस्तों। लेकिन यहाँ पर फिर बाद में आपके कौन हो जाएंगे? शंकर दयाल शर्मा जो है ये आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है। 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की और एक अधिसूचना द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। 20 अप्रैल 1993 को दोस्तों आपको इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति प्रदान की गई थी शंकर दयाल शर्मा जो कि राष्ट्रपति थे उनके द्वारा। कब? 20 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल 1993 को ये देश में लागू हुआ था। राजस्थान में ये 1994 में लागू हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखना। और आपके 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर ये डेट भी याद रखना, 22 दिसंबर 1992 को दोस्तों लोकसभा से, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से। ये डेटें एग्जाम में पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और एक आपकी 20 अप्रैल और एक आपकी 24 अप्रैल। ये सभी की सभी आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम पारित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? तो ये आपका कब हो जाएगा दोस्तों? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी? तो ये आपकी 1954 की बात हो जाएगी। 1954 में भी दोस्तों आपकी पंचायतों की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो था ये 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित किया गया, जिसे 1 जनवरी 1954 में अधिनियम का स्वरूप दे दिया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों 1954 में भी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व कहाँ कहाँ पर आपकी पंचायतें थी दोस्तों, यानी पूर्वी राजस्थान में विभिन्न देशी रियासतें जैसे कि जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, भरतपुर, उदयपुर, करौली में पंचायती राज कानून बनाए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो ये सवाल पूछा जाए तो 2 से 3 बार ये सवाल आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ था 1953 में और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना 1954 में हुई थी। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है, तो अपनाने की तिथि आपकी क्या हो जाएगी? 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये आपके दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद आपका हो जाएगा? तो ये 243 जी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित अनुच्छेद आपका 243 जी है। अब ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों, जैसे कि 243 में परिभाषाएं आपकी दी गई है। 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में पंचायतों का गठन है, 243 सी में आपकी संरचना हो जाएगी, डी में आपका आरक्षण हो जाएगा, ई में आपकी पंचायतों की अवधि आ जाएगी दोस्तों, एफ में आपकी निर्भरताएँ हैं और जी में आपकी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। और एच जो है इसमें अधिरोपित कर हो जाएगा आपका। और 243 आई जो है इसमें वित्त आयोग दिया गया है। और आपका जो 243 जे है इसमें पंचायतों की लेखा परीक्षाओं की संपरीक्षा दी गई है। के में आपका दोस्तों निर्वाचन आयोग दिया गया है। और एल में आपका संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, एम में इन भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू होना, एन में दिया गया है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और ओ में आपका निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन। ये 243 ओ में किया गया है। तो ये सभी के सभी अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? देखिए ग्राम सभा की परिभाषा किस में है? तो ये आपकी 243 में हो जाएगी। तो ये अभी हमने देखा दोस्तों, ग्राम सभा की परिभाषा आपकी किस में दी गई है? तो ये आपकी 243 में तो परिभाषाएं हैं, 243 ए में आपकी दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो ग्राम सभा के बारे में दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? 243 ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर परिभाषा का बोला गया है, तो परिभाषा किस में हो जाएगी? 243 में हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ग्राम सभा के बारे में किस में दिया गया है, तो ये आपकी 243 ए में हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग है। परिभाषा बोली जाए तो 243 और ग्राम सभा के बारे में बोला जाए तो 243 ए। आगे देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर है दोस्तों। एक तो आपका ग्राम पंचायत है सबसे पहले, फिर उसका बाद आपकी पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है। तो याद रखना, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद आपका है। पंचायतों की अवधि है, तो पंचायतों की अवधि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 वर्ष आपकी हो जाएगी। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये ग्राम विकास अधिकारी को देते हैं, यानी विकास अधिकारी को ये देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। किसको देंगे? ये विकास अधिकारी को देंगे। तो ग्राम स्तर पर किसको देंगे? विकास अधिकारी को देंगे। पंचायत समिति स्तर पर किसको देंगे दोस्तों? तो पंचायत समिति स्तर पर ये आपके प्रधान को देंगे और जिला स्तर पर जिला प्रमुख को ये देंगे। ठीक है, तो पंचायत समिति पर प्रधान को, ग्राम स्तर पर विकास अधिकारी को और जिला स्तर पर आपके जिला प्रमुख को। तो विकास अधिकारी, प्रधान और जिला प्रमुख तीनों ध्यान रखना है।
राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये जिला प्रमुख को देता है पंचायत समिति का। ठीक है, तो पंचायत समिति का प्रधान जो है ये अपना इस्तीफा किसे देगा? तो ये जिला प्रमुख को देगा। आगे देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ग्राम स्तर पर सरपंच विकास अधिकारी को दे रहा है और पंचायत समिति पर प्रधान जो है ये जिला प्रमुख को देगा और जिला स्तर पर जिला प्रमुख जो है ये संभागीय आयुक्त को देगा। तो जिला प्रमुख तो संभागीय आयुक्त को देगा और प्रधान जो है ये जिला प्रमुख को देगा और सरपंच विकास अधिकारी को देगा। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। जिला आयोजना समिति में आपके 25 सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें से 20 आपके कैसे होते हैं दोस्तों? 20 आपके दोस्तों ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद और निकायों से निर्वाचित होते हैं। यानी 20 आपके निर्वाचित होते हैं। 20 मतलब 4/5 आपके निर्वाचित होते हैं। 25 का 4/5 देख लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 आपके निर्वाचित होते हैं और 5 आपके मनोनीत होते हैं। और 5 जो मनोनीत होते हैं उसमें 3 पदेन होते हैं, 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 3 पदेन होते हैं और 2 राज्य सरकार द्वारा आपके मनोनीत किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए जिला आयोजना समिति का उल्लेख किसमें है, तो 243 जेड डी में दिया गया है। 243 जेड डी, ये भी आप याद रखना है। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जिला प्रमुख होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिला आयोजना समिति जिसका उल्लेख आपको 243 जेड डी में मिलेगा, इसका प्रमुख कौन हो जाएगा? जिला प्रमुख आपका हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? तो कितने विषय सूचीबद्ध है? 29 विषय आपके सूचीबद्ध है। ठीक है, जिनमें से 21 विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और 29 में से भी कितने हस्तांतरित किए गए हैं? 21 हस्तांतरित किए गए हैं। तो ये 21 वाला सवाल भी बन सकता है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी दोस्तों? स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये आपके किसने की थी दोस्तों? पीके थुंगन समिति ने की थी। 1989 की आपकी हो जाएगी पीके थुंगन समिति। बलवंत राय मेहता समिति आपकी 1957 की हो जाएगी दोस्तों, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसके बाद सादिक अली समिति आपकी 1964 की हो जाएगी, ये आप याद रखना। इसके बाद आप याद रखना गिरधारी लाल व्यास कमेटी अगर पूछी जाए तो ये 1973 की हो जाएगी और अशोक मेहता समिति आपकी 1977 की हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना आप गिरधारी लाल ने ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने की सिफारिश भी की थी, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए, जी.वी.के. राव समिति आपकी 1985 की हो जाएगी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 की है और पीके थुंगन आपकी 1989 की है, जिसने संवैधानिक पर विचार हेतु गठित की थी। और हरलाल सिंह खरा समिति अगर आप पूछी जाए तो 1990 की है और दिलीप सिंह भूरिया समिति आपकी 1994 की हो जाएगी, जो कि आपकी दोस्तों मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी आपकी दिलीप सिंह भूरिया समिति। ये इंपॉर्टेंट है आपकी। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित समिति कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दिलीप सिंह भूरिया समिति। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलित निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? तो दलीय निर्वाचन की अनुशंसा अशोक मेहता समिति ने की थी। तो पूछा जाए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की? तो ये आपकी अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग में पहचानिए। तो दोस्तों सही युग में पहचानना है। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 की हो जाएगी, सादिक अली 1964 की हो जाएगी, तो ये गलत दिया गया है। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना दोस्तों 1952 गलत है, तो यहाँ पर आपका 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया, जो कि पैसा एक्ट जिसे कहा जाता है? तो दिलीप सिंह भूरिया समिति। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है, तो ये किसका हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग का हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का और नगरीय निकाय का जो चुनाव होता है ये कौन कराएगा? आपका राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ग्राम सभा की गणापूर्ति कितनी होती है? तो एक कुल सदस्य संख्या का आपका कितना होता है? 10वां भाग होता है दोस्तों। कुल सदस्य संख्या का कितना हो जाएगा? 10%, यानी 10वां भाग आपका हो जाएगा। आगे देखिए, ग्राम सभा का गठन होता है, तो ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से होता है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में पंजीकृत जो सदस्य हैं उनसे ही आपका ग्राम सभा का गठन होता है, पंजीकृत मतदाता जो होते हैं। और ऐसा धारा 2 में आपका बताया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वो है, तो यहाँ पर ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है अध्याय 2 क में। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की आपकी कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, कम से कम 2 बैठक अनिवार्य है आपकी प्रत्येक वर्ष में ग्राम सभा में। लेकिन 2003 में इस स्थिति में परिवर्तन किया गया कि ग्राम सभा की 4 बैठकें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को आयोजित होगी और इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा
और दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाएगी। यानी कि प्रत्येक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होती है दोस्तों, और ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए 2003 के बाद में ग्राम सभा में कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो 4 होनी चाहिए आपकी, एक 26 जनवरी को, एक 1 मई को, एक 15 अगस्त को, एक 2 अक्टूबर को। तो ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है, तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर माना गया है, तो आप तो 2 ही लगा के आना दोस्तों, ठीक है, 2 ही इसका राइट आंसर माना गया है। आगे देखिए, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह बुरिया समिति की अनुशंसा पर लागू हुआ, यानी बनाया गया। पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू हुआ। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं, रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। तो यहाँ पर थर्ड आपका गलत हो जाएगा, 4 भी यहाँ पर आपका सही है। तो ये पेशा एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कब आपका लागू हुआ ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो पेशा एक्ट जो है ये 24 दिसंबर 1996 को 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू हुआ। 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में ये लागू हुआ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान, इनमें ये लागू हुआ था, ठीक है। कब लागू हुआ था, 24 दिसंबर 1996 को पेशा एक्ट। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया। तो ये सवाल फिर से बन सकता है आपका दोस्तों, यहाँ पर कौन सी धारा हो जाएगी आपकी, 89, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। तो राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 जो है दोस्तों, ये संयुक्त बैठकों के प्रावधान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त बैठकों का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव हुए थे। तो ये सवाल नहीं बनेगा दोस्तों, ये पुराना सवाल हो गया आपका। आगे देखिए, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो ये 11 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं दोस्तों आपके, और अभी भी शायद यही है आपके। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। ये आपके करंट से संबंधित सवाल हो गया। आगे देखिए, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा दिया गया। तो ये दोस्तों आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायतों में आरक्षण दिया गया महिलाओं को। कितना आरक्षण है, 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है दोस्तों, ठीक है। और 243 डी में आपका उल्लेख मिलेगा इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया। तो ये आपका दोस्तों 23 अप्रैल 1994 को आया। राजस्थान में अस्तित्व में कब आया था, तो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को आया था। वैसे तो लागू 24 अप्रैल 1993 को हो गया, लेकिन राजस्थान में दोस्तों ये आपके 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो डेट में कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि यहाँ पर देखो डेट पास पास दी गई है बिल्कुल, तो आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। तो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र आपका सिरोही में नहीं है दोस्तों, मंडोर, अजमेर और डूंगरपुर में है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक बार आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है आपके। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को निम्नलिखित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र एक का आपका मंडोर जोधपुर में है, डूंगरपुर में है, अजमेर में है। इसके अलावा हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है। इसके अलावा आपका दोस्तों एक जयपुर में है। तो जयपुर, उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, जोधपुर यहाँ पर आपके हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य आपके पंचायत समिति क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है दोस्तों। आगे देखिए, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। तो ग्राम पंचायत आपके में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए जवाबदार है। तो कौन जवाबदार है, तो ग्राम पंचायत जवाबदार है दोस्तों। कौन, ग्राम पंचायत। मनरेगा के लिए याद रखना, मनरेगा के लिए जिम्मेदार कौन है आपकी, ग्राम क्या हो जाएगी दोस्तों, ग्राम पंचायत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है। तो ग्राम सभा का कार्य कौन सा नहीं है, जनगणना ग्राम सभा का कार्य नहीं है, जनजाति भी है, जल योजना है, ग्रामीण स्वास्थ्य है। पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा। तो पंचायती राज का प्रमुख लक्षण, पंचायतों का 3 वर्ष का कार्यकाल, नियमित चुनाव। तो नियमित चुनाव जो है ये होगा यहाँ पर प्रमुख लक्षण। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है। तो पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किस में किया गया है, तो ये आपकी धारा 13 में किया गया है। किस में किया गया है दोस्तों, धारा 13 में। हालांकि इतना डीप सवाल आपका नहीं बनेगा दोस्तों,
ये धारा 13 में आपका किया गया है। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद, ये आपका धारा 94 हो जाएगी। पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? तो ये आपकी दोस्तों धारा 84 हो जाएगी। तो जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको याद कर लीजिए दोस्तों, हालांकि मुझे लगता नहीं यहाँ सवाल बनेगा। धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो इसमें आपके दोस्तों 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। तो यहाँ पर मोटे मोटे जो सवाल आपके बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए दोस्तों। एक सवाल और देखिए, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होगा। तो विघटन के 6 माह के अंदर इसका निर्वाचन होगा। ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत आपका भूमि का कर हो जाएगा। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है, तो तहसीलों में बांटा गया है दोस्तों। तो उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को तहसीलों में बांटा गया है। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है? तो इसे 5 प्रस्तावक आवश्यक है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, 5 प्रस्तावक आवश्यक है। अभी आपका नगरीय प्रशासन आप देख लीजिए, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद आयोग वाला टॉपिक जो है वो मैं अलग से वीडियो में आपको करवा दूंगा, एकदम अच्छे से उसको मैं करवाने वाला हूँ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये 1 जून 1993 को आपका अस्तित्व में आया, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब ये आपका 22 दिसंबर, वही सेम 23 दिसंबर को राज्यसभा में, 22 को लोकसभा में, 23 को राज्यसभा में, 20 अप्रैल 1993 को दोस्तों आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली शंकर दयाल जी की। फिर 1 जून 1993 को ये लागू हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। भाग 9 क में आपका नगर पालिका का उल्लेख है। 243 से लेके 243 जेड तक, 243 से लेके 243 जेड तक ये दिया गया है। और यहाँ पर 18 विषय इनको दिए गए हैं, ये भी याद रखना है। 18 अनुच्छेद है, 18 विषय इनको दिए गए हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो 12वीं अनुसूची हो जाएगी। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है? तो अभी तो ये चेंज हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अभी ये चेंज हो चुकी है। अभी तो आपकी कितने नगर निगम हो चुके हैं? परीक्षा काल के समय नगर निगम 10 थे, परंतु अभी कितने हो चुके हैं? ये 11 हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि अभी भी ये परिवर्तित हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि अभी आपके दो नगर निगम और बने थे। 243 में क्या वर्णित है? तो 243 में आपका क्या दिया गया है? तो सदस्यों की निरंतरता यहाँ पर दी गई है 243 में। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं किसमें क्या क्या दिया गया है। देखो 243 से लेके 243 आपका कहाँ तक जाने वाला है? ये 243 से लेके ये आपका चलेगा 243 जेड जी तक। तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। पी में आपकी परिभाषाएं हैं, फिर नगर पालिकाओं का गठन है, फिर संरचना है, फिर वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना है। आरक्षण आपका टी में दिया गया है। यू में आपकी अवधि दी गई है। निरंतरताएं आपकी वी में है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, वित्त आयोग याद रखना 243 वाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जेड डी आपको याद होना चाहिए, जिला आयोजना समिति जेड डी। और एक जेड ई आपको याद होना चाहिए, महानगर योजना समिति। इसके अलावा निर्वाचन आयोग आपको याद होना चाहिए, जेड ए। ये पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पद कर और फीस उद्ग्रहित, संग्रहित, विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो ये अनुच्छेद 243 आपका हो जाएगा। शुल्क, पद, कर और फीस जो है वो संग्रहित करने की, विनियोजित करने का अधिकार आपका देता है। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये आप देखिए 243 आपका हो जाएगा। ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ऐसा सवाल आपका बन सकता है। तो ये अनुच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है। एस में आपके गठन और संरचना है। जेड ई में महानगर योजना समिति है। जेड डी में आपकी जिला योजना समिति हो जाएगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये जेड डी में होना चाहिए। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना समिति के लिए गठन किया गया? तो ये आपकी 243 ये ड, यानी महानगर योजना समिति आपकी जेड ई में हो जाएगी। ठीक है, जेड डी में आपकी जिला योजना समिति हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, महानगर योजना समिति और जिला योजना समिति, जेड डी जेड ई, ये जेड ई में आपकी हो जाएगी। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये नसीराबाद में आपकी की गई छावनी बोर्ड की स्थापना। आगे देखिए, आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? तो आबू में प्रथम नगर पालिका आपकी 1864 में स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। माउंट आबू की राजस्थान में पहली नगर पालिका थी।
1864 में। निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? तो महानगर निगम अस्तित्व में नहीं है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है। महानगर निगम नहीं है दोस्तों। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम जो होता है इसकी सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? मेयर करेगा। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? तो ये 2003 में किया गया। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? तो ये 2003 में आपका किया गया। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के लिए गणापूर्ति, उसमें मतदान हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या में कितनी होगी? तो ये आपकी 2/3 होगी दोस्तों। कितनी होगी? 2/3 आपकी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपकी बैठक के लिए गणापूर्ति कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2/3 हो जाएगी अविश्वास प्रस्ताव के लिए। आगे देखिए, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए और आपके महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है। पिछड़े वर्गों के लिए कहीं से कहीं तक नहीं है, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सफाई का कार्य है, अग्निशमन का कार्य है, गरीबी निवारण का कार्य है, आबकारी नियम का कार्य इनका नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। आयोग वाला टॉपिक है वो अलग से मैं आपको कवर करवाऊंगा, जिसमें सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।